You are now unmuted. Good evening, all of you. Am I audible properly? So, is there any doubt regarding the previous lecture? Adarsh, Chelsea, Diksha, Indranil, Jyotsna, Prapti. Any doubt regarding the previous lectures? एक्सक्यूज मी मैम Yeah, Shrutika. मैम आपने लास्ट क्लास में डेलिमिटेशन कमीशन बताया था, Delimite, हाँ. उसको आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ओके. प्लीज। और कोई डाउट इसके अलावा किसी का? डेलिमिटेशन कमीशन ये होता है कि हर जो इलेक्शन का हमारे यहाँ कंडक्ट होते हैं तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हमें रिप्रेजेंटेटिव जो है अपना इलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन तो क्या होती है कि चेंज होती रहती है, हर 10 ईयर पे आपके सेंसस होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि डेलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है, जैसे कि अब हम स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं इलेक्ट करते कि एक यूपी का हो गया, एक एमपी का हो गया, क्योंकि हमें ऐसे मेंबर्स को चुनना होता है जो मतलब एटलीस्ट इतने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो डेलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कंट्री का डिवीजन करती है और उतने पॉपुलेशन से एक मतलब बहुत सारे लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं और उसमें एक जो है विन करता है और मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनता है। तो ये है आपका डेलिमिटेशन कमीशन। श्रुतिका, आपको क्लियर हो गया? और कोई? तो हमारा लोकसभा राज्यसभा ये सारा कुछ हो चुका था। लोकसभा की एलिजिबिलिटी, राज्यसभा की एलिजिबिलिटी, ये सारा कुछ देख लिया था। पार्लियामेंट के 3 फॉर्म्स होते हैं आपका, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये सारा कुछ देख लिया था। लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस और राज्यसभा की जो कुछ एक्स्ट्रा पावर है वो भी देख ली थी। आप लोगों को शीट मिल गई है। हैव यू ऑल गॉट द शीट? और उस शीट में आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन है। सो और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि हमारे क्लास लेक्चर्स पे बेस्ड है। तो हैव यू ऑल गॉट द शीट? हैव यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस? ओके, तो वो जो क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन हम कल कर लेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा करने के बाद अब आज का टॉपिक जो है वो है मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी बिल, मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ प्रपोज होती है तो बिल होती है और जब वो पास हो जाती है तो एक्ट बन जाती है। तो कोई भी बिल पास कैसे होता है उसके लिए हमें चाहिए होती है मेजॉरिटी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटी है जो डिफरेंट टाइप के बिल्स में यूज होती है, ठीक है। तो कैसे कैसे मेजॉरिटी का डिस्कशन होता है वो, चाहे से आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो आपकी मेजॉरिटी का डिसीजन होता है वो इसी फॉर्मेट पे होता है। तो जस्ट रीड अबाउट कि मेजॉरिटी का डिसीजन कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी मेजॉरिटी होती है वो है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी देखो, एक तो हमारे यहाँ लोकसभा में, पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट द एसआर बोम्बई केस। ओके दीक्षा? तो सपोज कि लोकसभा में हमें ये पता है कि 545 मेंबर्स हैं, लेकिन अभी समझने के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज कि लोकसभा में 100 मेंबर हैं, सपोज कि लोकसभा में 100 मेंबर हैं। तो अब जब भी कोई मान लो कि जिस दिन भी वो कराना होता है, इनको कोई बिल पास कराना होता है, तो टोटल मेंबर्स है 100
उस 100 मेंबर्स में से कितने उस दिन लोकसभा में गए हैं। हो सकता है 100 एब्सोल्यूट तो लोकसभा में नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ एब्सेंट हो जाते हैं या कोई लीव पे है। तो सपोज कि 80 मेंबर्स उस दिन लोकसभा में जाते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, मतलब कि 100 तो टोटल मेंबर्स है लोकसभा के, इसमें कितने प्रेजेंट है, 80 प्रेजेंट है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, तो 80 का 50% आपका कितना हो गया 40, और एक हम इसमें ऐड कर देंगे तो 50% प्लस 1। तो जब कोई बिल हमारे लोकसभा में प्रेजेंट हुआ और उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है, तो वो देखते हैं कि उस दिन लोकसभा में कितने जो है मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनका 50% प्लस 1 वोट अगर उस बिल को मिल जाएगा, तो वो बिल उस पर्टिकुलर असेंबली से या लोकसभा से या राज्यसभा से या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां से वो आपका पास होके फिर नेक्स्ट मतलब दूसरे वाले जो आपका सदन है वहां चला जाता है। आपको समझ में आया सिंपल मेजोरिटी का मतलब? सिंपल मेजोरिटी क्लियर हुआ? अब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1। अब यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, सपोज लोकसभा में 100 मेंबर्स हैं, तो जब अगर हमें कोई बिल को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास कराना है तो 100 मेंबर का 50% हमें चाहिए होगा। 100 मेंबर्स का 50% प्लस 1 यानी 51। अगर लोकसभा में टोटल 100 मेंबर्स हैं तो 50 टोटल मेंबर का 50% प्लस 1। अब जैसे कि एक्चुअली तो हमारी लोकसभा में कितने लोग हैं 545, तो 545 अपॉन 2 50% हो गया, इसमें प्लस 1 करेंगे तो जितना भी नंबर आएगा एटलीस्ट इतने मेंबर्स को उस पर्टिकुलर बिल पे अपनी यस देनी होगी, तब जाके वो बिल आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होगा। ठीक है, अब जो सबसे मैम हाँ प्लीज अगर एग्जैक्टली 50% वोट्स फेवर में आए तो दोबारा वोटिंग होगी? एग्जैक्टली 50%। तो यहाँ पे अभी हम लोकसभा स्पीकर पढ़ेंगे। लोकसभा स्पीकर के पास ये एक कास्टिंग वोट होता है। ठीक है, कि अगर कभी डेडलॉक होती है तो लोकसभा का स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का यूज करता है। ठीक है, अभी जब लोकसभा स्पीकर आएगा तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट प्रेरणा? या ओके। ओके, तो अब सिंपल मेजोरिटी हो गया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गया। एब्सोल्यूट के मेजोरिटी के बाद आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। जो स्पेशल मेजोरिटी है ये कभी बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही स्पेशल मेजोरिटी का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जितने मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का, इसका एटलीस्ट 2/3 आप जो है उसको कंसेंट देना होगा। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, यहाँ पे है टोटल का 50%, और यहाँ पे 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स हु इज प्रेजेंट इन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और उनमें से कितनों ने वोट किया उनका 2/3 निकालना होगा। तो आपको समझ में, स्पेशल मेजोरिटी मतलब मान लो कि टोटल मेंबर्स लोकसभा में 180 उस दिन प्रेजेंट है, 200 मेंबर्स हैं और 200 में से 180 उस दिन लोकसभा में आते हैं, तो 180 का 2/3 जितना भी नंबर आएगा आपका, वो उतने लोग जब उसको अपनी कंसेंट दे देंगे तब जाके वो बिल आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ठीक है, मैम स्पेशल मेजोरिटी में आपने दोनों ही चीजें लिख रखी हैं। तो इसमें 3 तरीके की ऑफ चीजें होती है। हाँ, प्रिंस। एक मिनट में बता रहे हो, उसको सुन लो। जो स्पेशल मेजोरिटी होती है एक्चुअली वो इतना आपके सिलेबस में डीप नहीं है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी 3 तरह की होती है। ठीक है, और हर जो केस होता है उसमें क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट टाइप की यूज की गई, स्पेशल मेजोरिटी सेकंड टाइप की है, स्पेशल मेजोरिटी थर्ड टाइप की। तो देखो फर्स्ट टाइप जो होता है वो तो हो गया आपका प्रेजेंट वोटिंग का 2/3, मतलब जितने आए हैं और उनमें से जितनों ने वोट किया, मतलब कि अगर 200 मेंबर्स थे, 180 उस दिन प्रेजेंट है, तो इनका 2/3 हमारा हुआ, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप की स्पेशल मेजोरिटी। सेकंड टाइप की स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है कि जितने टोटल मेंबर्स हैं, जितने हैं, मान लो कि 200 टोटल मेंबर्स हैं, तो 200 का 2/3। ठीक है, कैसे चला 200 का 2/3। ठीक, और जब लास्ट वाली जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उन स्टेट्स में से एटलीस्ट हाफ स्टेट की भी कंसेंट इनको लेनी होगी। मतलब हमारे यहाँ 29 स्टेट है, तो स्टेट्स की भी कंसेंट जब लेनी पड़ जाती है स्पेशल मेजोरिटी में, तो फिर वो आपका हो जाता है थर्ड टाइप की स्पेशल मेजोरिटी। और वो तब यूज होती है जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब जहाँ स्टेट और यूनियन का कोई रिलेशन डिस्कस हो रहा है,
जब ऐसा कुछ प्रोविज़न मतलब ऐसी कोई बिल आ जाते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी थर्ड टाइप की यूज़ होती है। बट इन जनरल आप इतना याद रखिए कि 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो सिंपल मेजॉरिटी, टोटल का 50% प्लस 1 है तो आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर जो है 2/3 हम निकाल रहे हैं, 2/3 जब कैलकुलेट होगा तो स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक है। और इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि सपोज कि 200 लोग हमारे लोकसभा में चुन के आते हैं, ठीक है। 200 लोग लोकसभा में जब चुनाव आफ्टर इलेक्शन 200 मेंबर्स आते हैं, लेकिन सपोज कि कितने लोगों की डेथ हो गई किसी की। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ही मेंबर वो लोकसभा और राज्यसभा या फिर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में इलेक्ट होके आ गया है, तो उसको अपने एक पोस्ट से रिजाइन करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इफ हमें वो वैकेंट सीट जो कि किसी की डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से वैकेंट हो गई है, उसको सब्सट्रैक्ट करके फिर हम 50% निकालते हैं, तो वो आपका इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाता है, ठीक है। अब आपको चारों मेजोरिटी क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? मैम डिसाइड कौन करता है कि कौन सा मेजोरिटी कौन से बिल पे लगेगा? लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। अगर वो वहां पे लोकसभा में वो चीज डिस्कस हो रही है तो लोकसभा के स्पीकर वो ये बताते हैं कि ये बिल जो आया है वो कौन सा वाला बिल है। तो अभी बिल पढ़ेंगे ना जस्ट इसके बाद, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये डिसाइड होता है, और लोकसभा के स्पीकर के पास ये अथॉरिटी होती है। और कोई डाउट है इसके अलावा? ओके। अब कोरम क्या होता है? सपोज कि अगर ऐसा कोरम हम नहीं लाते हैं, कोरम का मतलब होता है एटलीस्ट इतने मेंबर जब तक उस दिन असेंबली में नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते का मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे यहाँ लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं? 545 है, ठीक। अब इन्होंने एक कोरम डिसाइड कर दिया कि अगर आपको लोकसभा में काम करना है या कोई बिल पास करना है, डिस्कशन करनी है, तो इतने इतने मेंबर्स का लोकसभा में होना जरूरी है। तो कोरम डिसाइड किया गया 10% ऑफ टोटल मेंबर। तो अब चाहे से वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब 10% मेंबर एटलीस्ट आएंगे तो ही आप किसी चीज का डिस्कस कर पाओगे। तो 54.5 यानी कि 55 मेंबर्स आपके लोकसभा में होंगे, तो फिर वो कोरम कंप्लीट होगा और तब जो है वो डिबेट और डिस्कशन करते हैं। कोरम क्लियर हो गया? कोरम का मतलब मिनिमम नंबर जो कि लोकसभा में या राज्यसभा में या असेंबली में प्रेजेंट होने चाहिए कि वो अपने काम को कर सकें, और वो होता है 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स, ठीक। अब आ जाते हैं, मेजोरिटी क्लियर हो गया, कोरम आपका हो गया। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स पे। तो जब कोई चीज लाई गई लोकसभा या राज्यसभा में, हम लोकसभा मान के चलते हैं, आप उसको अंडरस्टूड मानिएगा कि राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है। तो जब कोई चीज लाई गई कि हमें इस पर्टिकुलर चीज पे लॉ बनाना है, तो जब वो लाते हैं तो हम उसको कहते हैं, जब प्रेजेंट करते हैं असेंबली में लोकसभा में, तो वो होता है बिल। जब पास हो गया तो एक्ट हुआ। तो टाइप्स ऑफ अब बिल देखते हैं कि बिल कितने तरीके के होते हैं। मैम अगर मिनिमम मेंबर जिस लाइक वोटिंग हो जाती है इफ नीड, आई एम नॉट गेटिंग चेल्सी, आप क्या पूछ रहे हो? अगर मिनिमम नंबर लाइक, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग। तो अब बिल्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से बिल होते हैं। तो पहला है आपका ऑर्डिनरी बिल, फिर आता है मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड देन द स्पेशल बिल। तो पहले हम मनी बिल, फाइनेंस बिल और स्पेशल बिल देख लेते हैं, फिर जो बचा वही आपका ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। लगभग सारे बिल्स ऑर्डिनरी बिल की तरह ही आते हैं लोकसभा में, लेकिन बाकी जितने भी बिल हैं उनका मतलब एक डिफाइंड क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम जब बाकी बिल समझ लेंगे तो आपको ऑर्डिनरी बिल अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मनी बिल। अब ये डिसीजन कौन करेगा कि कोई भी बिल मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है या ऑर्डिनरी बिल है? तो मनी बिल का जो अगर सीधा सीधा मतलब समझे तो मनी बिल ऐसा बिल यानी कि जिसमें कुछ मनी रिलेटेड बातें हो रही हैं। अब मनी रिलेटेड बातें मतलब कि बजट की बातें हो गई या टैक्सेशन की बातें हो गई, ठीक है। तो एक तो अब मनी, हाँ हाँ चेल्सी आप पूछ लो। मैम मैंने ये पूछना था, अगर लाइक आपने जैसे बोला क्वारम में 10% होते हैं, तो अगर 10% ही मिनिमम नंबर मतलब अवेलेबल है वहां पे, तो वहां पे अगर वोटिंग के लिए मतलब अगर वोटिंग की जाए तो वो वोटिंग हो जाती है?
तो इसीलिए तो हमने वोटिंग में देखा ना, सिंपल मेजोरिटी से अगर वोटिंग होनी होगी, सिंपल मेजोरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो हो सकती है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए तो आपको टोटल मेंबर का 50% चाहिए। तो उसके लिए व्हिप जारी किया जाता है, पहले से बता देते कि कौन से बिल से पास होना है, तो मेंबर्स वहां पे फिर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर हो गया आपको चेल्सी? तो अब मनी बिल और फाइनेंस बिल, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि लगभग तो दोनों एक ही जैसी बातें कर रहा है, कि मनी बिल भी लगभग मनी की बात कर रहा है, फाइनेंस बिल भी मनी की बात कर रहा है। तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल फाइनेंस बिल है, ये डिसाइड करते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर बिल को हम मनी बिल में लाएंगे या हम फाइनेंस बिल में लेके आएंगे, ठीक है। तो मनी बिल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो पहले मनी बिल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। अब जो मनी बिल है, क्योंकि ये आपका डिस्कस करता है मनी से, और मनी गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर्स के पैसों से, यानी कि लोगों से। तो लोगों से जो है पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसके लिए क्या है कि लोग जो है कभी भी गवर्नमेंट से ये पूछ सकते हैं कि मतलब आप जो हमसे मनी कलेक्ट कर रहे हो, तो इन विच सेंस यू आर यूजिंग दैट मनी, ठीक है। अब जब क्योंकि लोगों का पैसा है और सरकार के पास जा रहा है, और जो हमारी कंट्री है वो इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो लोकसभा है वो हमने पहले डिस्कस किया था कि लोकसभा लोगों का जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में दिखता है। राज्यसभा में तो वो लोग हैं जो कि चुने हुए लोग, जिनको चुना है वो राज्यसभा में बैठे हैं। तो जब अब मनी बिल की बात होगी तो ऑब्वियसली कि ये क्या है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में ला सकते हैं। हमने तो ये समझा है कि बिल को किसी भी उसमें ला सकते हैं, हाउस में या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन मनी बिल के साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मनी बिल पैसों से रिलेटेड है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले से डाल के रखा गया कि मनी बिल जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसको पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। तो लोकसभा में जो जब मनी बिल आता है उस पर डिस्कशन हो जाता है, और डिस्कशन करने के बाद वो अपने सारे पॉइंट्स बना लेते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर वो राज्यसभा को भेजते हैं, और राज्यसभा मनी बिल पे सिर्फ और सिर्फ अपने सजेशन दे सकती है, ठीक है। अगर वो चाहे तो वो बता सकती है कि ये पॉइंट ऐड होने चाहिए या ये पर्टिकुलर पॉइंट्स रिड्यूस होने चाहिए। लोकसभा माने या ना माने ये उसके मतलब उस पर डिपेंड करता है कि द लोकसभा इज नॉट बाइंड टू गिव द एसेंट, कि जो भी राज्यसभा ने हमें दिए हैं उस पे मानना या ना मानना, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी बिल में ज्यादा पावर किसके पास है? जब भी मनी बिल की बात होगी तो ज्यादा पावरफुल बॉडी आपकी कौन सी होगी? आपकी लोकसभा हो गई, हाउस ऑफ कॉमन्स हो गई, कि जो लोगों की बॉडी है वो ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे राज्यसभा की जो बॉडी है उसके पास लोकसभा से कम पावर है, क्योंकि मनी बिल प्रेजेंट भी लोकसभा में हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि राज्यसभा अगर कोई रिकमेंडेशन भी देती है तो लोकसभा माने या ना माने ये उसके बिल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अब ये कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल है? ये डिसाइड करने का काम भी राज्यसभा के चेयरमैन का नहीं, लोकसभा के स्पीकर का है। इसका मतलब यहाँ पे भी लोकसभा को हमने क्या दी? सुपीरियोरिटी देके रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। और उसके बाद इनकी 3 रीडिंग्स होती है। जब मनी बिल आता है तो 3 रीडिंग्स कराई जाती है, एक बार होगा, फिर उसमें कुछ चेंज होगा, फिर उसके बाद फिर वो जब चेंज होने के बाद फिर वो दोबारा रखा जाता है लोकसभा में, फिर उस पर डिबेट डिस्कशन होता है। उसके बाद फिर से वो जब उसका फाइनल ड्राफ्ट करते करते ये 3 रीडिंग में मनी बिल को फाइनलाइज करते हैं, फिर ये राज्यसभा को देते हैं। तो राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा कैन मेक ओनली एंड ओनली सजेशन, वो क्या अपने से कुछ भी बदल नहीं सकती। अब जब लोकसभा से भी वो बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर उसमें अपना एसेंट देते हैं। अब एक बार देख लेते हैं लोकसभा और आपका मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 110 जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 109 और आर्टिकल 110 डील करता है मनी बिल से। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 109 किससे डील करता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मनी बिल है कि फाइनेंस बिल। 109 एंड 110 आर डीलिंग विद मनी बिल, एंड 107 एंड 108 डील करता है आपके नॉन मनी बिल से। अब नॉन मनी बिल यानी ऑर्डिनरी बिल, जो कि आपका और अभी इसको समझते हैं, फिर बताते हैं इसमें फाइनेंस और मनी बिल का कैसे होता है। तो 109 एंड 110 डील करता है आपके मनी बिल से, और जो बचा 107 एंड 108 जो कि नॉन मनी बिल है। अगर नॉन मनी बिल है यानी कि मनी से रिलेटेड कोई बात नहीं, तो वो कैसा बिल हो गया? आपका ऑर्डिनरी बिल हो गया। हमने यहाँ पे देखा ना 4 तरीके के बिल होते हैं आपके, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड स्पेशल बिल। तो जो बिल मनी बिल नहीं है, जिसमें मनी से रिलेटेड बातें नहीं हो रही है, वो नॉन मनी बिल है। नॉन मनी बिल का मतलब हो गया वो ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। अब जैसे जो मनी बिल है वो किसी भी हाउस में हम ला सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी बिल को
किसी भी हाउस में ला सकते हैं। मनी बिल के लिए ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस एकदम याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चंस आते हैं कि मनी बिल के लिए लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स है कि वो वहीं पे लाया जा सकता है। और कौन डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल, ये भी जो है लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है। मैम हाउ मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ सेशन, एक ही बार राज्यसभा के पास जाता है, एक बार राज्यसभा के पास जाता है, फिर वो लोकसभा में आ जाएगा, फिर लोकसभा मानती है या नहीं मानती, उसके बाद वो फाइनल ड्राफ्ट बना लेती है उसका, ठीक है। वो चाहे तो फिर से वो राज्यसभा को भेजेगी और उसके बाद फिर राज्यसभा पे भी ये बाइंडिंग होगा कि वो अपनी कंसेंट दे, इसी तरह फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अब उसके बाद फिर ये होता है कि कोई भी जब बिल, जो ऑर्डिनरी बिल है, वो जब भी आता है तो मतलब लाने से पहले ही प्रेसिडेंट उसमें अपनी कंसेंट देते हैं कि अब ये बिल लोकसभा या राज्यसभा में आना चाहिए। तो प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे देते हैं कि ये बिल, अभी बिल एक्ट को नहीं, वो बिल को उनसे पूछ के लाया जाता है। तो प्रेसिडेंट से जब पूछ के लाते हैं तो आपका ऑर्डिनरी बिल में, कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है तो उसमें प्रेसिडेंट की प्री कंसेंट होती है कि अब इस तरीके का बिल सदन में आ रहा है, हाउस में आ रहा है। लेकिन मनी बिल में बिना उनकी रिकमेंडेशन के वो बिल आता है, ठीक है। नो नीड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्री रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती है मनी बिल में। और अगर डेडलॉक हो गया, डेडलॉक का मतलब हो गया कि सपोज ऐसा हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में ऐसी बातें हो जाती है कि ये बिल वो कहेगा लाना चाहिए और राज्यसभा कहेगा नहीं लाना चाहिए, ठीक है। जब भी डेडलॉक होता है तो हम एक ज्वाइंट सेशन कराई जाती है। लेकिन मनी बिल में अगर डेडलॉक भी होगा तो कभी भी कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले देख लिया कि राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, वो अपनी सिर्फ रिकमेंडेशन या सजेशन ही दे सकती है, लोकसभा पे वो बाइंडिंग नहीं है। तो जब भी डेडलॉक होगा और अगर वो बिल मनी बिल है तो कभी भी वहां पे ज्वाइंट सेशन नहीं होगा और यहाँ पे ज्वाइंट सेशन हो भी सकता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया मनी बिल और नॉन मनी बिल में डिफरेंस? मैम, हाँ, मनी बिल में ये क्यों लिखा हुआ है नो डेडलॉक कैन अकर? डेडलॉक तो कहीं भी लग सकता है नो ना? डेडलॉक इसलिए होगा कि मान लो कि डेडलॉक तो तब होगा ना कि जब दूसरी बॉडी, जो राज्यसभा वाली आपकी बॉडी है, वो कुछ अपने पॉइंट्स रख सके। तो यहाँ पे डेडलॉक हो ही नहीं सकता क्योंकि राज्यसभा तो सिर्फ सजेशन दे रही है ना, वो कभी उस बिल को होल्ड करके रख ही नहीं सकती। अब उसको मानना या ना ओह, मानना लोकसभा के ऊपर है, तो इसलिए डेडलॉक नहीं हो सकता है। आई थॉट आपने अभी डेडलॉक टर्म का इस्तेमाल उस सिचुएशन के लिए किया था व्हेन द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट आर इक्वल। नहीं 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 आई नहीं, थॉट डेडलॉक इज हाँ दैट। नहीं नहीं, डेडलॉक इस यहाँ के जो मतलब इस स्लाइड के लिए पर्टिकुलरली डेडलॉक का मतलब ये है कि राज्यसभा सिर्फ अपने सजेशन दे सकती है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। अगर किसी पर्टिकुलर हाउस में डेडलॉक होगा तब तो वो कास्टिंग वोट आपका स्पीकर डिसाइड करता है, लेकिन तो अलग अलग हाउस में, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाउस की बात नहीं ना, राज्यसभा अलग है लोकसभा अलग है, इन दोनों के बीच में अगर कभी भी डेडलॉक जो है आपका मनी बिल में नहीं हो सकता। अब आपको समझ में आया प्रेरणा? यस मैम। अब जो आपका लास्ट है, अच्छा दूसरी चीज जो आपका फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल की कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंडिया नहीं देता। वो कहता है हर वो बिल जो मनी बिल नहीं है वो फाइनेंस बिल है, हर वो बिल जो मनी बिल नहीं है वो फाइनेंस बिल है। अब इसका डिसीजन कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा बता देते हैं कि नहीं ये बिल मनी बिल नहीं फाइनेंस बिल है। तो जैसे ही वो बिल फाइनेंस बिल हो जाता है, अब उसके पास इतनी सारी पावर्स नहीं रहेंगी, ये सारी पावर्स नहीं रहेंगी। तो अब क्या हो जाएगा, वो किसी भी हाउस में आ सकता है। राज्यसभा इसमें अपनी जो सजेशन है, सजेशन अब लोकसभा मानेगी, उसमें प्रॉपर डिस्कशन होगा, तो वो मनी बिल के जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये बताते हैं आपके स्पीकर। अब आपका ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, फिर लास्ट में आता है आपका स्पेशल बिल जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसलिए इसको स्पेशल बिल कहते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज लाने की बात कर रहा है। तो ये सबसे आपका हो गया स्पेशल बिल। अब जब स्पेशल बिल है तो ये कौन सी मेजोरिटी से पास होगा? अभी हमने पढ़ा स्पेशल मेजोरिटी। तो कभी भी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो हमेशा स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। अब मतलब किस आर्टिकल में ये डील करता है, तो ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 368 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है कि कैसे कैसे अमेंडमेंट के प्रोसेस होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में दो तरीके के केस होते हैं। पहला केस ये होता है कि क्या जो बिल लाया जा रहा है वो
फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, और दूसरा होता है कि क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर रहा है। तो मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर का चेंज मतलब स्टेट और सेंटर के रिलेशन पे क्या कोई फर्क पड़ रहा है। स्टेट और सेंटर का रिलेशन मतलब जैसे हमने आपको लिस्ट बताई थी कि लिस्ट होता है, एक होता है आपका यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट अपने लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों बनाते हैं। फिर टैक्सेशन को लेके कुछ इनका होता है कि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूनियन कलेक्ट करती है, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट कलेक्ट करती है, कुछ ऐसा होता है कि यूनियन कलेक्ट तो करती है लेकिन उसका पैसा स्टेट को चला जाता है। तो ऐसे जो जितने भी डिस्प्यूट है, ऐसे जितने भी इश्यूज हैं जिसमें स्टेट और सेंटर के रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी फेडरल जो हमारे इंडिया का नेचर है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो बिल आप ला रहे हो क्या उससे फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, पहला केस, और क्या नहीं हो रहा, दूसरा केस ये कि क्या हो रहा है। तो दो तरीके के केस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है। दोनों केसेस को वन बाय वन देख लेते हैं। मैम हाँ, कौन सी मेजोरिटी से पास होगा स्पेशल बिल? स्पेशल मेजोरिटी अभी दोनों देख के बताते हैं आपको कौन सी मेजोरिटी से होगा। देखो अभी हमने बताया ना कि दो तरीके के हैं कि क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा, तो आपका थर्ड टाइप का हो जाएगा। अभी इसको समझ पूरे स्लाइड खत्म जाने दो, फिर उसके बाद देन यू आस्क योर क्वेश्चन। अब स्पेशल आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसके लिए ये जरूरी नहीं है, जैसे कि मनी बिल में ये नेसेसरी था कि ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे से वो आपकी लोकसभा है चाहे से वो राज्यसभा है। अब यानी कि फर्स्ट केस, यानी कि जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट हो गया या फिर आपका प्रीएम्बल हो गया, इसमें हमें कोई चेंज लाना, तो इससे कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। लेकिन क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हैं तो इसको पास तो हमें कराना होगा स्पेशल मेजोरिटी से। अब ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइप की, ठीक है, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। अब क्योंकि ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ है, अब होता क्या है कि जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हम एक वर्ड पढ़ेंगे वीटो, यानी कि पहले कोई बिल है, मान लो कि वो सबसे पहले लोकसभा में आया, लोकसभा ने इसको अपनी कंसेंट दी, फिर वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी अपनी कंसेंट दे दी, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। फिर प्रेसिडेंट के पास ये चॉइस होती है कि वो चाहे तो उनको साइन कर दें, चाहे तो वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए सदन को वापस, हाउस को वापस दे सकते हैं कि एक बार आप इसको रिकंसिडर करो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सपोज कि अगर हाउस को लगता है कि प्रेसिडेंट की बात मान लेनी चाहिए, तो वो उसमें चेंज करके फिर से डिस्कशन डिबेट करके प्रेसिडेंट को वापस भेजेंगे। लेकिन अगर हाउस को ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी चेंज की जरूरत नहीं है, और फिर वो हाउस जब प्रेसिडेंट को लौटा देते हैं एक बार के डिस्कशन के बाद, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि वो उसको अपनी कंसेंट दे। लेकिन प्रेसिडेंट में एक वर्ड हम पढ़ेंगे वीटो, तो यानी कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है वीटो की पावर, जिससे कि वो किसी भी बिल को होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें एक टाइप उनका जेपी वीटो, जेपी वीटो मतलब पॉकेट वीटो, कि वो कितने दिन के लिए होल्ड करें इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, वो जब तक चाहे तब तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात होती है और उसको लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो 24 मतलब 1971 में एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये डाल दिया गया, ये 24th अमेंडमेंट था आपका, कि जब कोई भी बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट कि वो अपनी कंसेंट उसको दे ही दे, ठीक है, वो उसको अपने ना तो पॉकेट वीटो में होल्ड कर सकते हैं और ना ही फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि ये बिल मैं पास करूंगा या नहीं मतलब उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब ये उन पर बाइंडिंग होगा कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो इसको उनको पास करना ही करना होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, पहला केस जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी इंट्रोडक्शन हुआ बिल का, इंट्रोडक्शन के बाद फिर वो जो है मतलब कोई भी बिल, यहाँ तो ये जो चार्ट है आपके किसी भी बिल को डिनोट कर रहा है। अब वो कोई भी बिल होगा, अगर वो या तो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ या स्पेशल मेजोरिटी से, उसके बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलती है, और प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलने के बाद फिर तो वो एक्ट बन गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो अलग से कुछ एनजीओज हो गए या कुछ कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी जिसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी फेरबदल किया गया है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका इन्फ्रिंजमेंट है, तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू का भी वहाँ पे प्रोसेस होता है। अभी इसको आप छोड़ दो, अभी आप इसी पे फोकस करो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। तो पहला टाइप ये हो गया कि जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक।
और दूसरा केस ऐसा है कि जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज मतलब जैसे अभी आपका जीएसटी का लॉ था, तो जीएसटी को स्टेट और सेंटर दोनों में इसका काम था। तो ऐसे कोई लॉ जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो पहले तो ये है कि वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। सपोज कि लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी मिल गई, उसको लोकसभा ने पास कर दिया। लेकिन क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है, तो आपको कम से कम हाफ ऑफ स्टेट से भी उस बिल को पास कराना होगा। यानी स्पेशल मेजोरिटी कौन सी वाली आपको चाहिए? थर्ड टाइप वाली, जहाँ के आपको स्टेट की भी परमिशन लेनी होगी। अब क्योंकि हर स्टेट से तो हम परमिशन नहीं ले सकते, तो अगेन हम वही रूल फॉलो करते हैं कि एटलीस्ट अगर 50% स्टेट, 50% प्लस 1 स्टेट, मान लो कि हमारे इंडिया में 10 ही स्टेट होते, तो 6 स्टेट की हमें कंसेंट चाहिए। अब लेकिन स्टेट में ऐसा प्रोविजन नहीं कि वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास कराए। लोकसभा और राज्यसभा उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराएगी, स्टेट उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो लोकसभा और राज्यसभा में कैसे पास होगा? स्पेशल मेजोरिटी से। फिर वो स्टेट के पास जाएगा, स्टेट उसको कैसे पास करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से। स्टेट उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके फिर भेज देते हैं लोकसभा के पास, और लोकसभा या राज्यसभा के पास फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट भी इसको डिनाई नहीं कर सकते, वो अपनी कंसेंट देंगे ही देंगे। फिर वहां पे हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। उस तरह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है। आपको एक क्लियर हो गया सारे बिल्स? कोई डाउट है किसी भी बिल में? अब कुछ ऐसे बिल्स हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो जिसमें जरूरत है प्रेसिडेंट के प्रायर एसेंट की, मतलब पहले उनसे हम कंसेंट लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस बिल को लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा था, आर्टिकल 3 आपका था, आपका जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 हमने पढ़ा था, जिसमें ये बात की गई थी कि इंडिया स्टेट्स का यूनियन होगा। तो कोई भी ऐसा है कि मान लो कि हमें किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, किसी स्टेट की टेरिटरी चेंज करनी है। टेरिटरी कब चेंज करते हैं? जैसे कि सपोज कि कोई आपका यूपी था, यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया, तो उसकी टेरिटरी को अब भी डिजाइन करना होगा। बिहार से आपको झारखंड बना दिया गया, जो टेरिटरी वापस से डिजाइन करनी है। जब भी कोई इस तरीके के बिल होते हैं, तो प्रेसिडेंट की प्रायर एसेंट लेनी पड़ती है। कोई भी ऐसा बिल जो टैक्सेशन की बात करता है, ठीक है, टैक्सेशन की बात करता है, तो इसमें भी, या जो टैक्सेशन सिस्टम को डील करता है, तो इसमें भी प्रेसिडेंट की प्रायर एसेंट लेनी पड़ती है। फिर वो बिल आपका आता है सदन में, मतलब तभी उसके बाद फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। जस्ट अ मिनट। फिर हो गया आपका मनी बिल और फाइनेंस बिल, जिसको हमने पहले से मैम, डिस्कस करके रखा है। हाँ प्लीज। bill which requires prior permission of president before introducing. So this means that whichever member of parliament is gonna introduce it will first meet the president and seek the approval. ना मैम, नॉट मेंबर, एक्चुअली जो बिल लाते हैं वो हमेशा मिनिस्टर्स लेके आते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर्स की जो आपकी कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट मतलब जो पूरे जिसमें सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, उसको हम कैबिनेट कहते हैं, वो जाके मिलते हैं प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट अपनी वो दे देते हैं कि हाँ इस तरीके का बिल हमें लाया जाना चाहिए। और ये एक्चुअली ये बॉडी इसलिए किया गया है क्योंकि प्रेसिडेंट एक ऐसी बॉडी है इंडिया की जिसमें स्टेट का भी कंसेंट है, यूनियन का भी कंसेंट है। तो कहते हैं कि पूरे इंडिया को वो रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर बिल्स ऐसे हैं जहाँ पे हम प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट लेके फिर उसको लोकसभा या राज्यसभा में लेके आते हैं। ठीक है, मनी बिल और नॉन मनी बिल में डिफरेंसेस जब हम डिस्कस हाँ कर रहे थे, तो हाँ उसमें एक पॉइंट था कि कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द हाँ, प्रेसिडेंट। यहाँ पे मनी बिल। हाँ हाँ, एक मिनट, अब ये समझ लो, यहाँ वहाँ पे रिकमेंडेशन है, मतलब प्रेसिडेंट अगर अपनी कोई बात रख देते हैं, रिकमेंडेशन मतलब कोई सजेशन दे देते हैं। ठीक है, तो मनी बिल में जब हम उनसे परमिशन लेंगे, यहाँ पे परमिशन की बात है, वहाँ रिकमेंडेशन की बात है। रिकमेंडेशन मतलब कि वो कोई सजेशन देंगे, फिर आप उस सजेशन के साथ उस मनी बिल को या सॉरी
सॉरी सिंपल ऑर्डिनरी बिल को लेके आओगे। लेकिन यहाँ मनी बिल में हम प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन ले रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलेंगे हाँ मनी बिल या मनी बिल, मान लो आपका बजट, तो बजट प्रेसिडेंट ने बोला हाँ लेके आओ, लेकिन इसके लिए उनकी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत है, रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. ये पॉइंट याद रखिएगा। ये आर्टिकल 3 से ये डील करता है। आर्टिकल 3 में अगर कोई चेंज लाना है तो आपको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी होगी। अब आ जाते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, सेशन का मतलब ये होता है जो पार्लियामेंट में काम जो चलते हैं उनको हम सेशन कहते हैं। जो पार्लियामेंट में ये लोग सारे मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वर्क करते हैं वो डिफरेंट सेशन होते हैं। अब सेशन का काम क्यों लाया गया, क्यों सेशन बनाया गया, या ऐसा हो सकता था कि हमेशा ही वो डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जितने भी हमने जब वो आपका डेमोक्रेसी डिस्कस किया था तो डेमोक्रेसी में एक टर्म था आपका सेपरेशन ऑफ पावर, कि लेजिस्लेटिव अलग एग्जीक्यूटिव अलग। लेकिन जो इंडियन डेमोक्रेसी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म को फॉलो करती है, तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में ओवरलैपिंग है। तो मिनिस्टर्स जब लॉ बनाते हैं तो वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है, लेकिन जब वो लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, जब मिनिस्टर्स अगर इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर जो मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, है ना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। तो सेशन का मतलब ये होता है कि आपको अपने जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे जाके लोगों की देखने की क्या क्या प्रॉब्लम है और वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें हमें लानी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो देखेंगे। देखने के बाद या कमिटीज़ में मतलब कमिटीज़ बनाई जाती है डिफरेंट टाइप की, तो उसमें वो वर्क करते हैं। और उसके बाद जब सेशन आ जाता है पार्लियामेंट में, तो सेशन में फिर वो डिबेट एंड डिस्कस करके जो प्रॉब्लम उन्होंने एड्रेस करी होती है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको लेके जो लॉ है वो आपके सेशन में बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट आपकी 365 फंक्शन नहीं करती, वो अपने सेशन में फंक्शन करती है। तो सेशन जो डिबेट एंड डिस्कशन का जो पार्लियामेंट्री फंक्शन है वो उनके सेशन में होता है। बाकी टाइम मेंबर्स जो होते हैं वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके देखते हैं कि किस तरीके के वेलफेयर मेजर्स लाए जाने चाहिए। तो अगर इसकी डेफिनेशन देख लें तो ये है द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स वर्किंग। वही आपकी सेशन है कि जिस टाइम वो अपनी मीट करते हैं और वर्किंग पे काम करते हैं कि हमें कैसे कैसे वर्क करना है या बिल्स को कैसे पास करना चाहिए, फिर वो डिबेट डिस्कशन करते हैं, वो आपके सेशंस होते हैं। अब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की थी कि टोटल कितने सेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक आपका वो बनता चला गया, मतलब परंपरा बनती चली गई कि इन्होंने 3 सेशन करना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट में ये था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था कि जब भी सेशन होगा तो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर जनवरी में एक बार सेशन हो गया तो आप 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था कि 1 साल में कम से कम 2 सेशन आपके हो जाने चाहिए। तो 6 मंथ पे था, लेकिन इन्होंने जो अपनी एक वो बना के रखी है तो इन्होंने 3 सेशन रखे हुए हैं। ठीक है, अभी देखते हैं 3 सेशन कौन से हैं। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 85 है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 85 ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट्री सेशन होंगे उनमें 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि ये दिस इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 85। इसमें ऐसा बताएगा कि 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होगा सेशन करने में। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि सेशन कौन कौन से हैं। मैम इस लाइन का क्या मतलब है? प्रेसिडेंट समन्स अच्छा यूज्ड ओके, एट सॉरी सच भूल गया था। इंटरवल। समन्स का मतलब हो गया कि जब भी सेशन शुरू होता है तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, है ना। मतलब सब तो मतलब ये थोड़ी सी परंपरा टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब भी सेशन की शुरुआत होती है तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। मतलब कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने सेशन को इन्वाइट किया। ठीक है, जैसे कि बजट सेशन शुरू हुआ तो प्रेसिडेंट ने सेशन की शुरुआत की और प्रेसिडेंट समन्स अप, मतलब कि लोग इसमें अगर ऑप्शन आ जाता है कि स्पीकर समन्स अप करते हैं, डिप्टी चेयरमैन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट मतलब सेशन को ऑर्गेनाइज कराते हैं, बुलाते हैं उन्हीं के नाम पे सेशन। जैसे कि बजट सेशन है तो प्रेसिडेंट हैज समन्ड अप द बजट सेशन फॉर द ईयर 2021। तो जब शुरुआत होगी तो बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पे, उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस ये कस्टमरी है, वरना तो कस्टमरी कैबिनेट ही डिसाइड हाँ, करता है। एक्चुअली ये तो कस्टमरी ही है। लेकिन अब ऐसा है ना कि मतलब ये माना गया कि वो लोग तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट उनको बताएंगे कि अब आपको वहां से आ जाना है और अब सेशन शुरू हो गया है और आइए अब आप काम करिए। एक्चुअली कस्टमरी बनता चला गया, इन्होंने 3 सेशन आपके डिसाइड कर लिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मैंडेटरी नहीं था कि 3 होगा, 4 होगा या कितने होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला था कि जब प्रेसिडेंट को नीड लगती है तो कभी भी सेशन को बुला सकते हैं।
तो अभी भी ऐसा है कि कभी ऐसी नीड हो जाती है तो प्रेसिडेंट को लगता है तो बीच में सेशन बुला लेते हैं, लेकिन एज अ कस्टमरी अभी हमारे पास 3 सेशन ही है, ठीक है? 3 सेशन वो फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो पहला सेशन आपका बजट सेशन, दूसरा है आपका मॉनसून सेशन और लास्ट है आपका विंटर सेशन। 3 ही सेशन होता है एज अ कस्टमरी, लेकिन स्पेशल सेशन मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी स्पेशल नीड हो गई है जिसके लिए मतलब सेशन बुलाना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी वो फेस्टिवल वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आपका अम्बेडकर जयंती या इस तरह का भी कुछ अगर वो सेलिब्रेट करते हैं, तो भी वो स्पेशल सेशन बुला के उन सारी चीज़ों को सेलिब्रेशन वगैरह कराते हैं, तो भी स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। अदरवाइज तो आपके 3 सेशन है, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है? मैम सिर्फ प्रेसिडेंट ही कॉल कर सकते हैं स्पेशल सेशन को? हाँ, हाँ, बिल्कुल, प्रेसिडेंट ही कॉल कर सकते हैं। अब तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट सेशन पहले आपका फेब में होता था, अभी रिसेंट जब आपकी बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके इसको जनवरी टू अप्रैल कर दिया है। अब इतना बजट सेशन की शुरुआत किससे होती है? फाइनेंस मिनिस्टर के एड्रेस, फाइनेंस मिनिस्टर के एड्रेस मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जब अपना बजट ला देते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में, तो फिर वहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके बजट सेशन की। तो बजट सेशन हमेशा कब से कब तक है? जनवरी से अप्रैल के बीच में। अब आप सोच रहे होगे कि इतना लंबा क्या होता है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं वो होता है, वो आपने बताते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि किस किस मिनिस्टर को वो कितना कितना पैसा एलोकेट करेंगे, और ये भी बताते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज है वो क्या क्या है, और पिछले साल के डेफिसिट थे वो क्या क्या थे, अभी हमारे पास कितना है और हमें कितने पैसे की और जरूरत है, इस साल क्या क्या मिलने वाला है, ये सारा कुछ फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच में लेके आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिर क्या होते हैं कि हर मिनिस्ट्री को फिर पैसे पास कराने होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि जो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनको ऐसा कह दिया गया बजट सेशन में कि ये 50 स्कूल खोलेंगे, ठीक है? अब जो बाकी टाइम बचा, एक बार तो बजट आपका पास हो जाता है, बजट पास होने के बाद जो बाकी टाइम बचता है वो सारी मिनिस्ट्री को पैसे एलोकेट करके दिए जाते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। तो जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक का टाइम है वो आपका बजट सेशन के लिए बना दिया गया, पहले वो आपका फेब में था, अब इसको ला दिया गया है जनवरी में। तो अब दूसरा सेशन जो होता है आपका मानसून सेशन का, मानसून सेशन हमेशा जुलाई से सितंबर के बीच में रखते हैं, जुलाई से सितंबर के बीच में ये मानसून सेशन करा लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें बजट से रिलेटेड ही बातें होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बजट रिलेटेड बातें हैं, इसलिए इसको बजट सेशन के नाम से जाना जाता है। मानसून सेशन में कहा गया कि जो भी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ लिया कि जो मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ भी ऐसे मुद्दे जो कि पब्लिक वेलफेयर में नीडेड है, उनको लेकर जो भी डिस्कशन होता है वो आपके मानसून सेशन में होता है। अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा या तो बजट सेशन से आएगा कि वो कहाँ कब से कब तक का है, या तो आपका विंटर सेशन से आएगा। विंटर सेशन से इसलिए आएगा क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड का सेशन होता है, दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका ये विंटर सेशन हो जाता है। अभी इसकी ड्यूरेशन कम हो गई क्योंकि बजट सेशन की वजह से। बजट सेशन भी आपका जनवरी से शुरू करना होता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो सेशन है आपका वो विंटर सेशन होता है। आफ्टर विंटर सेशन फिर वो बजट सेशन आ जाता है, ठीक है? तो ये दिसंबर से जनवरी का होगा और ये सॉर्टेड से, इसमें भी पब्लिक मैटर से रिलेटेड चीजें ही डिस्कशन यहाँ पे भी होता है। अब जो आपका स्पेशल सेशन है वो कभी भी बुलाया भी जा सकता है इफ नीडेड। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ नीड है तो वो स्पेशल सेशन बुलाएगी, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नीड नहीं है तो स्पेशल सेशन को नहीं बुलाती है। क्लियर हुआ आपको? मैम असेसरी के, क्या? कैन यू हियर मी? हाँ, या प्लीज आस्क। इज इट नेसेसरी कि बजट सेशन में सिर्फ बजट की ही बातें हो? नहीं, पब्लिक ऐसा इंटरेस्टेड बातें वहां पे नहीं हो सकती हैं या हो होती सकती हैं? हैं। अगर मतलब जो बजट की बातें हैं वो भी तो पब्लिक के लिए ही, पहली बात तो वो भी पब्लिक के लिए, तो जो भी डिस्कशन होता है वो फोकस इसी पे होता है कि पब्लिक। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि कुछ ऐसा इमरजेंसी प्रोविजन है जो उसको उसी समय डिस्कस करना जरूरी है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स लाए जाते हैं, ठीक है? अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। प्रपोजल्स लाए जाते हैं जिसमें क्या जाता है, जैसे कि आपका है कि एक होता है काम रोको, या फिर इस तरीके के जो भी प्रपोजल्स मेंबर्स लेके आते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इस पब्लिक वेलफेयर में ये ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का डिस्कशन अभी और अभी हो जाना चाहिए। तो कुछ प्रपोजल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे के रखे हैं, वो उस प्रपोजल के थ्रू आप कभी भी उन चीज़ों का डिस्कशन कर सकते हैं। तो उससे ये मैटर नहीं होता कि बजट सेशन है तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ प्रपोजल्स ऐसे हैं जिनको ला के, जैसे कि आपका काम रोको है, या को हिंदी में कहते हैं ध्यानाकर्षण करके है, तो इस तरीके के जो प्रपोजल्स लाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर वो प्रपोजल्स पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर जो उनका उनका नेसेसरी चीज़ होंगी उसका डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बजट सेशन है तो पब्लिक की चीज़ों को साइड लाइन कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया प्रेरणा? हाँ जी, हाँ जी मैम। अभी क्वेश्चंस डील कर देख लीजिए, जो इस जितना हमने पढ़ा है इन्हीं में से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ये बता दीजिए। हु प्रिसाइड्स, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी
प्रिसाइड्स ओवर, बुलाना नहीं है, प्रिसाइड। ज्वाइंट सेशन जब भी होगा तो बुलाते हैं प्रेसिडेंट। प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइड मतलब कि इधर लोकसभा बैठ गई, इधर राज्यसभा। अब कौन बताएगा कि काम कैसे होना चाहिए? इसी तरीके से एग्जाम में गलती होती है। अगर होता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, ठीक है, तो बुलाते प्रेसिडेंट है, लेकिन ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए डाले थे कि ताकि अगर वो डिस्कशन में रह जाएं तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो प्रिसाइड मतलब क्या हुआ कि लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठी, उसके बाद काम कौन कराएगा? लोकसभा के स्पीकर। अगर क्वेश्चन होता है कि बुला कौन रहा है, तो ज्वाइंट सेशन को बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। आपको क्लियर हुआ? कृतिका, मनु, प्राप्ति, रणवीर, सॉरी रवनीत, डिफरेंस आपको क्लियर हो पा रहा है? Who can dissolve the राज्यसभा? राज्यसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है? ये अभी जो हमने लास्ट डे की क्लास में डिस्कस किया था उसी पे ये क्वेश्चन बेस है। इसका क्या सही ऑप्शन होगा? लोग अगर राज्यसभा का डिसॉल्व कौन कर सकता है राज्यसभा को? एनीवन? कोई आंसर नहीं दे रहा है? ए आपको लग रहा है? जब हमने राज्यसभा पढ़ा था तो हमने एक लाइन ये भी पढ़ी थी कि राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा ऐसा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। हर 2 साल पे उसके 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द अबव। कोई भी राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये तो परमानेंट हाउस है। सी आदर्श, अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो तभी आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। ये बात हमने बताई थी ना, क्लास में भी डिस्कस किया था, पीपीटी में भी ये चीज मेंशन है कि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है जो कभी डिसॉल्व ही नहीं होगी। तो जब राज्यसभा कभी डिसॉल्व ही नहीं होगी तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कभी उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। बाकी सबको समझ में आ रहा है? दिव्या, जासुलांकर, कृतिका, प्राप्ति। अब बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? अब डी समझ में आ रहा है कि डी क्यों होगा? रवनीत, आपको क्लियर हुआ? सबने गलत किया था ये क्वेश्चन, और जबकि उस दिन ये सारे आप सारे ही थे उस दिन तो क्लास में, और पीपीटी तो पढ़ी होगी, फिर भी गलत कर दिया। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन 173 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? जैसे हमने लोकसभा में एलिजिबिलिटी पढ़ी थी ना कि वो 25 ईयर्स का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ। तो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी वो आपकी आर्टिकल 173 में गिवन है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब अगर वो रिपीट कर दे तो एटलीस्ट यू शुड बी नो। प्रेरणा, आपको क्लियर हो? आप उस दिन एब्सेंट थे, आपको ये समझ में आया इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी क्यों होगा? हाँ जी मैम, वो समझ आ गया। इसमें ये बताइए कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर से डील करेगा आर्टिकल 173, यू मीन एमएलएज या फिर एमपीज का भी सेम होगा? एमएलएज स्टेट लेजिस्लेटिव में जो बैठते हैं उनको एमएलएज कहते हैं। तो एमएलएज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपकी आर्टिकल 173 में दी हुई है, ठीक है। ऑलराइट। ये क्वेश्चन क्योंकि आया था, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड कि आपका क्लियर है। अच्छा, ये हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर? ये तो अभी जस्ट डिस्कस किया है। इसका क्या सही ऑप्शन है? 3। वेरी गुड। अगर ये आ जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने सेशन होने चाहिए? 2। वेरी गुड। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि क्यों स्वाति आपने 4 बता दिया? 4 क्यों? स्पेशल प्रोविजन आप जोड़ के स्पेशल बता रहे फॉर्म हो। कर दिया हाँ, मैंने। तो वो स्पेशल जब क्वेश्चन लिख के आएगा तो उस हिसाब से करिएगा, ठीक है ना। अगर ये पूछता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने कितने तक उन्होंने, तो ये कहता है 6 महीने पे 2 हो जाने चाहिए, तो 2 होंगे। अगर हम ये पूछते हैं कस्टमरी कितना चला रहे हैं तो 3 होंगे। लेकिन अगर ऐसा पूछते हैं कि प्रेसिडेंट भी अगर बुला सकते हैं, अगर वहाँ पे कभी भी प्रेसिडेंट का क्वेश्चन में ऐसा जिक्र आ जाता है तो 4 आएगा नहीं, आपका 3 ऑप्शन ही होगा या तो 2 होगा, ठीक है। मैम, लोकसभा के 3 सेशंस होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं? राज्यसभा के भी 3 होते हैं, लेकिन ये इस तरीके का क्वेश्चन डाला इसलिए जाता है कि ताकि हम ऑप्शन गलत करके आए, ताकि फिर हम ये सोचेंगे कि लोकसभा स्पेसिफिक पूछ लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में ज्यादा होते हो, ठीक है। ओके, और
राज्यसभा के साइमल्टेनियसली होते हैं हाँ हाँ लोकसभा के बिल्कुल साथ बिल्कुल साथ ही? बिल्कुल, हाँ हाँ साथ में ही साथ, ये हाउस के है ना, सेशन ऑफ द हाउस, सेशन ऑफ द लोकसभा नहीं है, सेशन ऑफ द हाउस, और हाउस में दोनों आ जाते हैं। ठीक है प्रेरणा, क्लियर हो गया? यस मैम। मैम हाँ प्लीज आप। मैम एक्चुअली आपने जैसे आपने कहा एमएलए स्टेट में आते हैं, तो और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किस में आते हैं? कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे दो हाउसेस हैं, ठीक है, तो जैसे आपका हाँ यूपी जी। है ना, तो जहाँ पे दो हाउसेस आते हैं, जो हमने आपको शायद पहले दिन आपसे कहा था कि वो स्टेट्स के नाम आप नोट कर लीजिएगा जहाँ जहाँ पे डबल हाउसेस हैं, बाई कैमरलिज्म है, कहा था ना, तो उसमें आपने जो है स्टेट्स के नेम नोट किए थे। 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है, वैसे भी हम इसको आगे पढ़ेंगे भी स्टेट लेजिस्लेचर, तो जहाँ पे मतलब दो दो हैं, जैसे कि आपका यूपी हो गया है ना, तो वहाँ पे लोकसभा वो आपका एमएलए भी होते हैं, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाई कैमरलिज्म है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, चेल्सी क्लियर हो गया आपको? अब ये इसका ऑप्शन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशन ऑफ द लोकसभा? समा। सी है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज द इजियर वन। द बजट, अब ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया, जो आपका बजट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट वर्ड नहीं दिया है, ठीक है, तो आर्टिकल 112 कहता है, आर्टिकल 100, अगर आपके पास आपकी नोटबुक है तो आप उसमें लिख लो कि आर्टिकल 112 कहता है कि जो है जब सेशन स्टार्ट होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर एक अपनी स्पीच देंगे और स्पीच में बताएंगे कि हमें इस साल कितना, हमें कितने कितने रेवेन्यू मिलने वाले हैं और कितना कितना हम उसको कैसे कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ बताते हैं। तो वहाँ पे हम उसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बजट लाया गया, बजट आया है पार्लियामेंट में, लेकिन जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है उसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आपका यूपीएससी में आया है और कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो यूपीएससी मतलब यूपीएससी में तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके आया था, तो मुझे लगा कि शायद इस तरीके का क्वेश्चन भी फ्रेम कर दें कि बजट को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं बजट को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एक तो मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर ही दिया है ताकि आपको ये जब आप क्वेश्चन की जो शीट है आप अपने साथ, मैंने कहा था ना, अटैच करते जाइएगा, रिविजन के टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसका ऑप्शन सही है ए, ठीक है। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, बजट नहीं दिया है, ठीक। कस्टमरी ऐसा चला रहा है कि बजट बजट उसको कहने लगे हैं। सही समझ में आ रहा है आपको? गेटिंग और नॉट? दिव्या आप आंसर दे रहे हो? हाँ दे तो रहे, गुड। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। अब आ जाते हैं हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा पे। अब हमने लोकसभा समझ लिया, राज्यसभा समझ लिया, लोकसभा में बिल, राज्यसभा के मतलब बिल समझ लिया, मेजोरिटी समझ लिया, सेशन समझ लिया। अब लोकसभा में आ जाते हैं हम अपने स्पीकर पे, जो कि लोकसभा में ये कराते हैं आपका डिस्टर्बेंस ना हो, कौन बोलेगा कैसे बोलेगा, तो वो सब इस समय आपके प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। ये आप तो फेमिलियर ही होंगे इनसे। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है, और ये 17th नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं। पहले सबके आपके वेरी फर्स्ट स्पीकर कौन है इंडिया के? वेरी फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि हु इज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? कौन है पहला लोकसभा स्पीकर? बुक्स नहीं पढ़ते आप? जीवी मावलंकर है जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, वो जीवी मावलंकर थे। तो ये क्या करते हैं, मतलब लोकसभा स्पीकर का बेसिकली काम क्या है? ऑर्डर मेंटेन करना। लोकसभा में ऑर्डर को मेंटेन करना काम किसका है? लोकसभा का स्पीकर का। अब ये इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद कर। पहले तो मनी बिल, कोई भी बिल, मनी बिल होगा या नॉन मनी बिल होगा या ऑर्डिनरी बिल होगा, इसका डिसीजन भी लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। अब लोकसभा के स्पीकर को चुनते कैसे हैं? तो जब जब जैसे ये मतलब ये आपका चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद आफ्टर इलेक्शन जो आपस के मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग स्टैंड करते हैं लोकसभा स्पीकर के पोस्ट के लिए। इनका जो सिलेक्शन है, सॉरी, इनका जो इलेक्शन है ये हम लोग नहीं करते हैं, पब्लिक नहीं करती है। जो लोकसभा के सिलेक्टेड लोग हैं उनमें से दो या तीन जो भी हैं वो स्टैंड करेंगे कि दे वांट टू बी द पोस्ट, दे वांट टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर। उसके बाद उनमें आपस में वोटिंग कराई जाती है, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो लोकसभा के स्पीकर बनते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर का जो इलेक्शन है वो आपस में मेंबर्स ही करते हैं, ठीक है।
अब ये क्या करेंगे, मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ज्वाइंट सेशन जब भी होगा, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा प्रेसिडेंट, उसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा की भी मीटिंग को भी यही प्रिसाइड करते हैं, ज्वाइंट सेशन की मीटिंग को भी लोकसभा का स्पीकर ही प्रिसाइड करता है। उसके बाद मान लो कि अब ऐसा होता है कि इधर मिनिस्टर बैठते हैं, मतलब मान लो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एक साइड बीजेपी की गवर्नमेंट बैठती है, तो उसमें से जो सिलेक्टेड मिनिस्टर्स है वो बैठते हैं, बाकी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी बिल आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो भी कंसर्न होते हैं वो उठ के पूछते हैं। भले से वो उधर मिनिस्टर आमने सामने बैठे, पर वो बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। कभी आप देखना राज्यसभा लोकसभा में जब डिबेट होती है, तो जो भी अदर मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपनी बात कहते हैं, फिर वो बताते किसको है, मतलब लोकसभा के स्पीकर को। आप उनकी डिबेट सुनोगे तो वो बोलते हैं कि ऑनरेबल स्पीकर, वो हमेशा ये कोट करते हैं, ऑनरेबल स्पीकर ऐसा ऐसा है, ऑनरेबल स्पीकर हम ये चीजें कहना चाहते हैं। फिर जो स्पीकर होंगे वो आपके मिनिस्टर को बोलेंगे कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज किए हैं, आप मिनिस्टर आप अपना रिस्पॉन्ड दो इनके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बीच में वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। लोकसभा स्पीकर ऊपर बैठा रहेगा, इधर वालों की बात सुनेगा, सुनने के बाद फिर वो उधर वाले को बताएगा। इसीलिए जब भी कोई भी मेंबर खड़ा होता है तो वो स्पीकर को बताते हैं, और मिनिस्टर भी जब आंसर देते हैं तो कहते हैं ऑनरेबल स्पीकर, द मेंबर विच हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, उसका ये मेरा रिस्पॉन्ड है। तो ये भी स्पीकर को बताएंगे, वो भी स्पीकर को बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है ऊपर बैठ के इस तरीके से प्रिसाइड करते हैं। उसके बाद हमारी जो मतलब ये पार्लियामेंट्री वर्क करती, तो पार्लियामेंट में क्या है, डेमोक्रेसी। तो हमारे यहाँ पे तो क्या होता है कि कोई एजुकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसमें रखा नहीं गया है। तो कभी भी अब ऐसा है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में भी हमारे यहाँ मतलब इंडिया का रहती है, वर्ल्ड के बहुत सारे नेशन से हमारा कनेक्शन है। तो ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट भी चाहिए होंगे, या कभी कभी कोई बिल ऐसा होता है सपोज कि जिसमें मान लो कि कोई बिल ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस करना है, या कुछ बिल ऐसा है जिसमें सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड चीजें डिस्कस करनी है। तो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे वही उसको बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि कुछ कमिटीज बना दी जाती हैं, वो कमिटीज बनाती हैं, लोकसभा के स्पीकर कमिटी बनाएंगे, और उस कमिटी का चेयरमैन कौन होगा ये भी लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। कि मान लो कि कोई कमिटी हमने एजुकेशन पे बनाई, तो कमिटी के जो चेयरमैन होंगे उनका डिसीजन भी लोकसभा के आपके स्पीकर करते हैं। तो जितने भी कमेटी बनती है उसके स्पीकर बनाना कि कौन बनेगा। उसके बाद जब भी ज्वाइंट सेशन होगा तो ज्वाइंट सेशन को हमेशा कौन प्रिसाइड करेगा, आपके लोकसभा के स्पीकर। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि एकदम आपको याद रखने हैं, जो जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं मनी बिल है, इसका डिसीजन हमेशा आपके लोकसभा के स्पीकर करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं। इसको प्रेसिडेंट से कंफ्यूज मत करिएगा, प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल आपका मनी बिल है या नहीं। और जो इनका इलेक्शन होता है, कभी भी पब्लिक इनको इलेक्ट नहीं करती। स्पीकर अगर मान लो कि स्पीकर कभी एब्सेंट है, तो आपस में ही लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक को उस दिन के लिए डेप्यूटी स्पीकर बना लिया जाता है। तो इनका जो इलेक्शन होता है वो हमेशा मेंबर्स करते हैं, ठीक। अब जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो ओथ लेगा प्रेसिडेंट के सामने, ये याद रखिएगा कि ओथ हमेशा प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन वो रिजाइन करना होगा लोकसभा के स्पीकर को, तो वो डिप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा, ठीक है। तो ओम बिरला को कभी भी रिजाइन करना होगा, ऑनरेबल ओम बिरला को, तो वो प्रेसिडेंट को अपना नहीं देंगे कि रेजिग्नेशन, वो डिप्यूटी स्पीकर जो भी होगा उसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। फिर लास्ट है कि जब आपका लोकसभा का डिसोल्यूशन, मतलब हर 5 साल पे क्या होता है कि जो राज्यसभा है वो तो परमानेंट हाउस है, वो तो डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 5 साल हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है। तो ईच एंड एवरी मेंबर जो भी मिनिस्टर रहते हैं वो सब हट जाते हैं अपनी पोस्ट से, क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ऐसा रहता है कि जब तक नई लोकसभा नहीं चुन के आ जाती तब तक वो स्पीकर बने रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो पोस्ट है वो डिसॉल्व नहीं होता। और जो आपने ये कास्टिंग वोट है, जब हमने अभी प्रेरणा आपने पूछा था कि अगर 50-50% वोट मिल गया, कोई भी बिल है अगर 50-50% वोट मिल गया तो हम क्या करेंगे। तो जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनके पास होता है कास्टिंग वोट, कि कभी ऐसा डेडलॉक हो गया और किसी बिल में 50-50% की नौबत आ जाती है, तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो अपना वोट डालता है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि कभी हमेशा जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना लास्ट वोट डालता है, ठीक है। तो ये अपना लास्ट वोट डालते हैं और वहां से ये डेडलॉक को खत्म कर देंगे कि फिर आराम से 50% +1 हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ने किसी एक चीज पे वो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे और डेडलॉक खत्म हो जाएगा। तो इनका जो वोट है इसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। अब क्लियर हो गया आपको लोकसभा स्पीकर, कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैम, प्लीज आस्क। लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद क्या ही काम रह जाता है फिर इनका, जो ये
लोकसभा के स्पीकर का विकेट नहीं करते हैं ऑफिस। क्योंकि अभी जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती तब तक क्योंकि कमिटीज भी वर्क करती रहती है ना, क्योंकि कमिटीज तो आपकी हमेशा वर्क कर रही है। अब कमिटी मान लो कोई बना दी गई एजुकेशन पे या किसी चीज पे, तो हो सकता है कि लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई लेकिन कमिटी में एक्सपर्ट्स बैठते हैं और उनकी जो है टाइम फ्रेम मान लो डिसाइड कर दी गई कि 1 साल में इनको अपनी रिपोर्ट देनी है, ऐसा कुछ करना, तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो उन सारी चीजों को देख पाएगा। ठीक है, अगर वो भी डिसॉल्व हो जाएगा तो कमिटी अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, वो काम डिले ना हो इसलिए लोकसभा का स्पीकर के पोस्ट को डिसॉल्व नहीं करते हैं। क्लियर हुआ प्रेरणा? यस। उसके बाद अभी आपके ओम बिरला हैं, ऑनरेबल ओम बिरला, तो इनके बारे में आप ये याद रखिएगा, ये 17th लोकसभा स्पीकर हैं और पहले आपकी जीबी मावलंकर है, ये मुझे लगा था आपको पता होगा। फर्स्ट आपके स्पीकर जीबी मावलंकर थे और ओम बिरला आपके 17th हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा बूंदी, ये कोटा बूंदी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, नहीं डेप्यूटी स्पीकर फिक्स नहीं होता है आदर्श। अब एक लास्ट टॉपिक आज का हम समझ लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जैसे ही आपकी लोकसभा डिसॉल्व हुई, तो लोकसभा जब डिसॉल्व होती है और इलेक्शन जब तक होता है तब तक आपके मान लो कि अभी अगर मान लो कि आज लोकसभा 5 साल हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो जब तक इलेक्शन होता है तब तक आपके ओम बिरला आपके स्पीकर के पोस्ट को होल्ड करते रहेंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाता है ओम बिरला का भी वहाँ पे, या मतलब जो ओम बिरला आपके स्पीकर है उनका भी कार्यकाल, उनका भी जो टाइम पीरियड है वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो एक प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट है। प्रोटेम स्पीकर का काम ये होता है कि जब नई लोकसभा बन के आती है तो जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा पूरे में, पूरे हाउस का जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं और वो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जो नए मेंबर्स आए हैं उनको ओथ दिलाना। तो जब भी जो नए मेंबर्स की ओथ होती है वो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं उनको। बाई कन्वेंशन ऐसा हो गया कि हमेशा जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा वो उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट था वो ये था कि इसको भी जो मेंबर्स हैं वो आपस में सिलेक्ट कर लेंगे कि किसको बनाया प्रोटेम स्पीकर। लेकिन अब ये ऐसा चलता आ रहा है, बाई कन्वेंशनली ऐसा चलता आ रहा है कि जो आपके सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं उनको वो प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। जब प्रोटेम ये क्या करते हैं, ओथ दिला देते हैं। ओथ दिलाने के बाद में क्या कहते हैं, आप जब ओथ दिला देते हैं उसके बाद सारे मेंबर बैठ जाते हैं कि ये सारे मेंबर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके हैं। जब वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं फिर वो लोग आपस में से अपना लोकसभा का स्पीकर डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ चुने हुए हैं। जब वो संविधान की ओथ ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे की ओथ ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे अपना स्पीकर। ठीक है, तो जो स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पहले जो मतलब बाई कन्वेंशनली ऐसा हो रहा है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर ये ओथ वगैरह दिला देते हैं। जब सारे लोगों की ओथ कंप्लीट हो जाती है और वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो वो लोग आपस में अपना चुन लेते हैं लोकसभा के स्पीकर। और जो आपकी 17th लोकसभा जो अभी चल रही है वो आपकी 17th लोकसभा है। तो 17th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इस बार के आपके वीरेंद्र कुमार थे। ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये हैं और ये इस बार के आपके प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, इतने में आपको कोई डाउट है? मैम देखने में तो ज्यादा ओल्ड नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पे ओल्ड का I mean, मतलब are you एज sure का, से ओल्ड होने वाला है? इनका ओह एज, अच्छा, it's not age. एज नहीं, ये लोकसभा में कितने सीनियर हैं। ठीक है, गेटिंग और Okay, नॉट? okay. The number of times they have been हाँ 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 elected. एक्चुअली Okay, okay. ओके। तो यहाँ तक में आपको कोई डाउट है? एनी डाउट? अब आपका है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वी विल डिस्कस द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बाय टुमारो। और इतने में अगर कोई डाउट आपको लगता है तो देन यू विल आस्क मी। पहले हम डाउट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको शीट मिल गई तो आप वो शीट सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसके जितने भी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आई गेस थे उसमें, उसका डिस्कशन हम पहले हम अपने टॉपिक खत्म करने के बाद पहले उन क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपका फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी पूरा क्लियर हो जाए। फिर हम ये टॉपिक खत्म करके इसकी भी जो एमसीक्यू की शीट है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इतने में कोई डाउट तो नहीं है?
ओके, तो कल 10:30 आपकी हिस्ट्री की क्लास है मिडिवल की। कल हम ओरिएंटेशन क्लास में ही आपकी पूरी हिस्ट्री एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी की फॉर्म में, ताकि फिर जो मतलब बाकी के आपके 4-5 दिन में आपकी मिडिवल हिस्ट्री पूरी हो जाए। तो कल जो है सिर्फ और सिर्फ पूरी स्टोरी, मतलब आपका कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक है, वो स्टोरी के फॉर्मेट में कल हम पूरा कर लेंगे। तो जो लोग क्लास में नहीं है, अगर आपके उनसे कॉन्टेक्ट है तो देन काइंडली इन्फॉर्म कि कल की क्लास वो अटेंड कर लें हिस्ट्री की। चलती आप कुछ पूछ हिस्ट्री रही आप थी? ले रहे हो मैम? हाँ, आई एम टेकिंग योर हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न। ओके। एनी प्रॉब्लम? प्रोटम स्पीकर जो प्रोटम स्पीकर है वो भी होत लेते हैं? क्या ओथ लेते हैं? मतलब जैसे आपने बोला भी प्रोटम स्पीकर ओथ दिलाते हैं हाँ, हाँ, जो हाँ। लोकसभा के, तो हाँ, वो बिल्कुल, भी बिल्कुल। लाइक प्रेसिडेंट? वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वो भी है ना, तो उनको भी तो ओथ लेनी पड़ेगी। फिर उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। ठीक है? अच्छा, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और कोई इसमें प्रॉब्लम है? ओके। अगर कोई होती है तो पहले आप इसको कल पूछ लीजिएगा, और उसके बाद सुबह आपकी मॉर्निंग में हिस्ट्री की क्लास है और इवनिंग में आपकी पॉलिटी की क्लास है। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड लक ऑल ऑफ यू। मैम को कुछ करना है, मतलब मैंने एंड स्क्रीन तो कर दी थी और रिकॉर्डिंग बंद कर दी। बस शुभ जाते जाते बोल देना कि देख लेगा।